नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में अब चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं, लिहाजा बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, खासकर दल बदल कर पार्टी में आने वाले नेताओं को लेकर। दरअसल चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने नए नेताओं की एंट्री को लेकर नई व्यवस्था बनाई है। बीजेपी में एंट्री के पहले नेताओं के और कार्यकर्ताओं के बैकग्राउंड की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है। हालांकि इस पर कांग्रेस चुटकी ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को न्यू ज्वाइनिंग कमेटी बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या दूसरे दल के नेता बीजेपी में शामिल होने के बाद उसकी छवि पर असर डाल रहे हैं? सवाल तो यह भी है, क्या कांग्रेस या अन्य दल से जो नेता बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं उन पर इस कमेटी का कोई असर पड़ेगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भाजपा में एंट्री के पहले होगी स्क्रीनिंग। चुनाव से पहले बीजेपी की नई प्लानिंग। पार्टी ने न्यू ज्वाइनिंग कमेटी बनाई, दल बदल वाले नेताओं पर निगरानी बढ़ाई। चुनाव के वक्त दल बदल आम बात है। महत्वाकांक्षा के चलते कई नेता अपना पाला बदल लेते हैं। इसमें कई आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता भी होते हैं, लेकिन अब ऐसे नेताओं की बीजेपी में एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक हुई और इसमें तय हुआ कि बीजेपी में एंट्री के पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं के बैकग्राउंड की स्क्रीनिंग की जाएगी। पार्टी में उसे ही जगह मिलेगी जिसका जनाधार हो। जाए और किसे नहीं, इसका फैसला ये कमेटी ही करेगी। नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को भाजपा में कोई जगह ही नहीं है। जो देश के लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है, प्रदेश के विकास में काम करना चाहता है, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। बीजेपी में एंट्री के पहले ऐसी स्क्रीनिंग की उसमें कांग्रेस के भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं, IAS IPS भी हो सकते हैं। जो भी समाज सेवा करना चाहता, देश सेवा करना चाहता, वो सबको शामिल भारतीय जनता पार्टी में हम करेंगे। इस टोली में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। बीजेपी में एंट्री के पहले नेताओं की छवि का भी ध्यान रखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी में शामिल होने के इच्छुक नेता ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज समेत पार्टी के किसी सीनियर नेता के खिलाफ बयानबाजी तो नहीं की। इसके साथ ही पार्टी की टीम उस नेता का सोशल मीडिया अकाउंट भी देखेगी। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की इस नई व्यवस्था पर तंज कस रही है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी में दूसरे दल के नेताओं की भरमार है, जिससे बीजेपी अब जूझ रही है। मिस कॉल मार के सदस्य बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि हम एंट्री के पहले उनका बैकग्राउंड तलाशेंगे। ये बताता है कि उनकी पुरानी योजना पूरी तरह से विफल हो गई। मिस कॉल के माध्यम से जो सदस्य बने थे वो सारे फर्जी निकले, कि वो पार्टी भी फर्जी है। इस कारण से अब ये नई नीति लेकर आए हैं। लेकिन मैं साफ कर दूं, अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा रुका हुआ अचार हो चुकी है कि जिसमें कोई नहीं जाना चाहता है। 2020 में सिंधिया समेत कई कांग्रेस विधायकों ने भाजपा ज्वाइन की थी। इसके बाद से लगातार बीजेपी में दूसरे दल के नेताओं का शामिल होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि बीजेपी अब किसी भी ऐसे नेता को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहती जो पार्टी में भीड़ बढ़ाए या फिर उस नेता से पार्टी की छवि पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े। साथ ही किसी भी नेता को शामिल करने के बाद उसे एडजस्ट करना चुनौती बन जाए। लिहाजा बीजेपी ने ये कमेटी तैयार कर उस समस्या को काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी की ये कमेटी आने वाले दिनों में किन नेताओं को पार्टी में एंट्री कराएगी, इस पर सभी की नजरें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए दो वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और रंजन श्रीवास्तव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आखिर बीजेपी को इस कमेटी के बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या सिर्फ इसलिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई नेता ना आए या कार्यकर्ता ना आए पार्टी में, या इसके पीछे कोई असल और अलग वजह है? नहीं, सच बात तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है
कि ऐसा कोई अभी से चेक पोस्ट लगाने की स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि चेक पोस्ट लगाना था तो बहुत पहले लगाना था। बिल्कुल। अब तो बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। हालांकि ये बात है कि भीड़ आएगी, अभी भी दोनों राजनीतिक पार्टियों में भीड़ आएगी, भाजपा में ज्यादा आएगी, कांग्रेस में कम आएगी। और आम आदमी पार्टी में भी लोग कुछ जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये एक तरीका। लेकिन मेरे को संयोग से देखिए, ईश्वर की जब कृपा होती है ना किसी व्यक्ति पर, मुझे कल ही 2-3 मित्रों से बात हो रही थी, बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो उनने कहा कि बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले कुछ लोगों को यहाँ भाजपा में बुला लिया और वो रीति नीति से परिचित नहीं है और कांग्रेस के कार्यालय में भी बैठे दिखाई देते हैं। तो उन्होंने जो है उल्लेख किया और उस उल्लेख के अंतर्गत जो है बड़ा चर्चित नाम है, और वो चर्चित नाम जो है भाजपा में जिम्मेदारी भी उसको दे दी गई है, और देने के बाद जो है उनको कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए गए हैं कि आपको ये काम संभालना है, और वो जो है कांग्रेस के कार्यालय में पुराने संबंधों के आधार पर जो है वो विराजे हुए थे। तो ये बात जब पार्टी कार्यालय में मालूम चली तो उनकी समझ में आया कि बड़ा खेल हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा और कांग्रेस वालों ने ही भेजा हो और यहाँ से दस्तावेज लेकर के उधर जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हों, जैसे होता है। तो कुल मिलाकर के एक मुझे ये घटनाक्रम लगा, और संयोग से आज ही आपने जो ऐसा सब्जेक्ट रख लिया कि एक ऐसी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जिसके अंतर्गत जांच पड़ताल होगी। बैठक भी हो गई आज, तो पहली बैठक उनकी, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, ये सब थे उसमें। मैं वही कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि यदि मान लो ऐसी कमेटी बनाई है, उस कमेटी में ये मालूम चल जाएगा कि किसी का आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, उसके बाद वो कमलनाथ को दस्तावेज देंगे कि नहीं देंगे? और यदि मान लो इसी बात को हम और आगे बढ़ाएं तो मुख्यमंत्री निवास में जो बैठे हुए हैं कुछ लोग, जिनके बारे में हम भी जानते हैं, रंजन जी भी जानते हैं, वो भी तो कांग्रेस के कार्यालय में जाकर के भाषण दे के आते हैं, वो भी दस्तावेजों के आदान प्रदान करते हैं, वो भी जानकारियां उधर देते हैं, क्योंकि पहले तो वो उन्हीं के साथ काम करते थे, आजकल ही शिवराज जी के साथ काम करने लग गए। तब जो है इसकी आप कहां तक छुपाओगे इन चीजों को? कई आपके भाजपा के कार्यालय में ऐसे आ गए जो कभी कांग्रेस के प्रवक्ता होकर के शोर मचाया करते थे, आज वो भाजपा के अंदर बैठे हैं, तो वो जानकारी नहीं दे रहे। भाई जिनकी मान लो नाराजगी है कुछ लोगों की कि वहाँ कांग्रेस में नाराजगी हो गई और भाजपा में आ गई, समझ में आती है बात। लेकिन जिनकी कांग्रेस में नाराजगी नहीं थी और वो चुपचाप 1-2 दिन पहले तक जो है टीवी पर कांग्रेस की डिबेट में शामिल हो रहे थे, 2 दिन बाद जो है भाजपा में आ गए, तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? भाई उनका एकदम से मोह भंग कैसे हो जाएगा? लोगों को मोह भंग करने में भी बरसों लगते हैं। और साल बताइए, 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार चली थी, तब जाकर के सिंधिया जी का मोह भंग हुआ था। वो तो 4 दिन में हो जाते, बहाना ढूंढते रहे। तो ये जो मोह भंग होने वाली स्थिति इतनी जल्दी हो जाएगी, ऐसा किसी की समझ में नहीं आता। और जो इस तरह में रणनीति जिस तरह से बाहर जाएगी, इसकी शंका तो मैं व्यक्त करता हूं निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री सचिवालय से ही रणनीति बाहर जाएगी। आज आधे से ज्यादा अधिकारी उस व्यक्ति के घर में जाकर के बातचीत करते हैं, और वो जो है कांग्रेस के कार्यालय में बैठते हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, और इस तरह की परिस्थितियां हैं। तो ये सिर्फ इसके लिए कमेटी बनाने की जरूरत तो है नहीं ना शर्मा जी, सिर्फ मंशा क्या हो सकती है? ये तो जग जाहिर है, कौन आप ले आए कांग्रेस से और तत्काल आपने क्या जिम्मेदारी दे दी, कौन लोग वहां जा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। कमेटी तो इसलिए ब्रजेश जी, कमेटी तो केवल इसलिए बनाई जाती है कि अब जो है आरोप तत्काल न लग जाए, चुनाव का समय है ना, कि यदि मान लो मैंने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली और मेरी पृष्ठभूमि ठीक नहीं है, तो विरोधी को मौका मिलेगा प्रहार करने का, आप निकाल भी नहीं सकते हो, रख भी नहीं सकते हो वाली स्थिति बनेगी। तो मुझे लगता है इसके ध्यान में रख करके एक कमेटी बनाई गई होगी। एक चीज और इसके पीछे की निहितार्थ मुझे समझ में आता है, और वो ये है कि अमित शाह जी का जो है प्रवास जो मध्य प्रदेश में ज्यादा मात्रा में बढ़ा है, तो उनके जो काम करने की रणनीति है, टेक्निक है, उसके आधार पर ये सारी चीजों का निर्माण हो रहा है कि भैया कोई गड़बड़ आदमी शामिल मत कर लेना। क्योंकि जो जिस भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने भाजपा को चुनाव लड़ना सिखाया, और जिन राज्यों को चुनाव लड़ना सिखाया, वो राज्य के नेता आकर के आज मध्य प्रदेश भाजपा को चुनाव लड़ना सिखा रहे हैं। ये तो समझने वाली बात है कि हम कहां जाके खड़े हो गए और कितने कमजोर होकर के खड़े हो गए, ये तो समझने वाली बात है। ठीक, तो रंजन जी कुछ गलत लोग आ गए हैं लगता है पार्टी में, और अब गलत लोग ना आए उनके लिए कमेटी बना दी, ऐसे संकेत समझ में आते हैं। लेकिन जो आ गए उनका क्या करेंगे? जो नए के लिए तो आपने कमेटी बना दी, क्या उनकी छटनी के लिए भी कोई कमेटी बनानी चाहिए? नहीं, देखिए सतत प्रक्रिया है। जब भी पहली बात तो जब आप सत्ता में होते हैं तो भीड़ बढ़नी स्वाभाविक है। बहुत से लोग बहुत से कार्य जुड़ना चाहते हैं, जो कई ऐसे लोग भी आते हैं जिनका आइडियोलॉजी के प्रति कोई समर्पण नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, लेकिन सत्ता की लालच में आते हैं। लेकिन पार्टी के
पार्टी में देखा दो स्तर है। एक तरफ तो आप पार्टी का बेस बढ़ाना चाहते हैं, मिस्ड कॉल पे आप मेंबर बन सकते हैं, लेकिन साथ में अगर एक स्क्रीनिंग का पैटर्न नहीं रहेगा, एक मैकेनिज्म नहीं रहेगा, तो कोई भी आ जाएगा। और फिर जो सीधी में हुआ, जो पेशाब कांड हुआ वहां पे, वही तो परिस्थिति हो। आप भाजपा के मेंबर हैं, लोग साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, भले आप एमपी में हैं तो अगर बिना बैकग्राउंड चेक किए किसी को रखेंगे, या किसी के आने के बाद माने बैकग्राउंड नहीं चेक किया, नंबर 2। नंबर 3, ये भी एक आपको सतत निगाह भी रखनी है। जो भीड़ बढ़ गई है वो कैसे लोग हैं, उनका चाल चलन कैसा है, वह सत्ता के लिए तो नहीं आए, केवल सत्ता की लालच के तो नहीं आए, उनकी जो कार्यशैली है, जो कामकाज है, जो गतिविधि है अपने क्षेत्र में, वो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है। केवल आपने कमेटी बना दिया और कुछ लोगों को कुछ समय के लिए आपने चिन्हित कर लिया, तो उससे काम नहीं बनने वाला है। भीड़ बढ़ेगी तो आपको एक बड़ी कमेटी बनानी पड़ेगी। जो कमिटेड लोग हैं, आइडियोलॉजी पर समर्पित लोग हैं, जिनकी निष्ठा संदेह से परे है, ऐसे लोग कमेटी होनी चाहिए कि जो पार्टी के अंदर आ चुके हैं। उसकी जो आपने जो सवाल पूछा आपने वही है, उनको लगातार निगाह रखनी है कि जो पार्टी के अंदर आ चुके हैं ठीक है, जो बाहर आ गए उनकी निगरानी कर लोगे, अंदर आके क्या करेंगे, अंदर जो आ चुके। तो ये भी सतत प्रक्रिया का पार्ट है कि उन पे भी निगाह रखनी है आपको, कि उनका जो चाल चलन कैसा है, उनका जो कैरेक्टर कैसा है, क्रेडेंशियल्स कैसा है, जिसे समय रहते उसका निराकरण कर ले। नहीं करेंगे तो जैसे सीधी कांड हुआ वैसे कांड फिर हो सकते हैं और फिर पार्टी को बदनामी झेलनी पड़ेगी और उसका नुकसान होता है। लेकिन शर्मा जी, सिर्फ चाल चलन देखते हैं क्या, या जनाधार भी देखते हैं? हमने देखा कई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, कई ऊपर मामले दर्ज हैं, लेकिन जनता में लोकप्रिय हैं। कोई सटोरी है तब भी टिकट दे देती है पार्टी, तो फिर क्या पैमाना हो, जबकि पता रहता है घोषित तौर पर क्या कौन है व्यक्ति, किस हैसियत का है, कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, तब भी टिकट दे देती है। पर ब्रजेश जी, राजनीति जो है वो बिल्कुल एक लाइन पर चलती नहीं ना। राजनीति का मतलब ये होता है कि परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए उपयोग करना, शुद्ध रूप से राजनीति की परिभाषा है। तो ऐसी स्थिति में अब आप प्रीतम लोधी को ले लीजिए, कल तक वो ब्राह्मणों को गाली निकाल रहे थे, साधु संतों को गाली निकाल रहे थे, उनको पार्टी ने नालायक समझ करके निकाला, और उसके बाद उमा जी के कारण जो है, उमा जी का जब प्रेशर बना और उन्होंने कहने लगे कि लोधियो किसी को भी वोट दे देना, मैं तो अब रोकूंगी नहीं, तो भाजपा दबाव में आ गई और आपने उनको ले लिया और वो जो है महानायक हो गए। तो ये परिस्थितियां, जब आप किसी को कुछ समझते हो और थोड़े दिन बाद राजनीतिक प्रेशर में आप कुछ समझने लग जाते हो, तो ये तो राजनीति में एक लकीर से काम चलता नहीं है। लेकिन क्योंकि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका अभिप्राय सीधे सीधे ये दिखता है कि भाई आप जो है जब नए लोगों को अब लेओगे चुनाव के समय पर, तो तात्कालिक बदनामी नहीं हो, इसके लिए आपको जो है एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाना पड़ रही है। वो उसकी जांच पड़ताल कर लेगी, कहीं थाने माने में प्रकरण तो नहीं है इसके खिलाफ, कहीं बड़ा घटिया टाइप का मामला तो नहीं है इसके खिलाफ। क्योंकि राजनीतिक पार्टी के अंदर आने के बाद जो सत्ता का या संगठन का जो एक शक्ति का एहसास होता है, उस एहसास के कारण ही अपराध जन्म लेते हैं। तो इसके कारण आप बहुत, हर आदमी के अंदर तो ये दम नहीं ना कि वो अपने आप को कंट्रोल कर ले जाएगा। और जो भाजपा के पुराने लोग होते थे, कांग्रेस के जो पुराने लोग होते थे, उनके अंदर एक चरित्र था। लेकिन आज के व्यक्तियों के अंदर आप चरित्र की बात करो तो चरित्र के सहारे तो दौड़ को जल्दी जीतना चाहते हैं, तो इसलिए उनको तो आप कह नहीं सकते ना। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करूंगा कि मुझे जानकारी जैसा मिली है वो पुख्ता जानकारी है कि लोग जो है दस्तावेजों की जानकारी इधर उधर करते हैं और उसके आधार पर एक दूसरे लोगों ने, क्योंकि तो, तो कार्रवाई कर देनी चाहिए ना। मैं बता रहा हूं ना, मुखबिरी जो है ना ब्रजेश जी, रंजन जी अच्छे से जानते हैं, आजकल जो है आप खबर लिख दीजिए बहुत बढ़िया, आपको 4 दिन भी नहीं पूछेगा कोई भी आदमी। रंजन जी बहुत बढ़िया खबर लिखते हैं, मुखबिरी नहीं करते, लेकिन जो मुखबिरी करने वाले हैं उनको सवेरे शाम फोन करके बुलाया जाता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, मुखबिरी जो है इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और ये जो मुखबिरी कर रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियों में भी लोग घुसे हुए हैं, मीडिया में भी लोग घुसे हुए हैं, नेता भी आपस में यही काम करते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जरा देखिए कि लेकिन शर्मा जी, ये कमेटी तो नए विभीषण ना आए उनके लिए बनी है, जो आ गए उनका क्या करेंगे? ठीक
ठीक है, विभीषण अच्छे काम के लिए आए थे, वो तो एक अलग बात है भाई। हमारे यहाँ मुहावरा तय कर दिया जाता है तो हो गया था, उस समय की बातें अलग हैं। लेकिन ये चूंकि शास्त्रों का विषय है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोल करके राजनीतिक संदर्भ में कहूंगा कि विभीषण आ जाए तो चल जाएगा, क्योंकि वो सामने वाले का भेद लेकर के आएगा। लेकिन आपके यहाँ कोई विभीषण बन जाए और आपके यहाँ ही बैठा रहे और आने के बाद कोई विभीषण बनने की दृष्टि से आए, ये चिंता का विषय है। और इस समय जो चुनावी रणनीति है वो यदि लीक हो जाएगी तो आप युद्ध के मोर्चे में सामने वाले को आपके खिलाफ काम करने के लिए एक मौका प्रदान करना। ठीक है, तो चिंता तो है बीजेपी के सामने है रंजन जी। एक चिंता और है कि जाति वर्ग में नाराजगी है, उसके लिए भी बाकायदा टोलियां बनाई जा रही हैं, संभागीय नेताओं को, क्षेत्रीय नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये भी कुछ असरकारक दिखेगी, या जिस तरह से कि न्यू ज्वाइनिंग कमेटी बना दी, आने वालों पर देखेंगे, उसी तरह से एक कमेटी बनाकर एक सिर्फ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नाराजगी दूर करेंगे, या कुछ असरकारक रहेंगी ये कमेटियां? नहीं, देखिए दो उसका कारण है। एक तो वोटर तो बात की बात है, पहले तो है कि जो आपके पार्टी के अंदर जो नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं किसी न किसी कारण से या नाराज हो सकते हैं, उनको एक खुश करने की कोशिश करना, जैसे कहते हैं टू कीप देम गुड ह्यूमर। तो गुड ह्यूमर में रखने के लिए उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है। चुनाव के बाद क्या उनका रोल होगा हमने देखा है, कोई इस कमेटी को पूछता नहीं है। कमेटी में जो लोग थे क्या उन्होंने किया, कोई चर्चा नहीं करता। फिर सत्ता और संगठन पर रंग ढंग से चलने लगता है। तो अभी तो केवल है दो स्तर पे कि जो लोग नाराज हैं या असंतुष्ट हैं किसी कारण से पार्टी में, उनको काम नहीं मिल पाया है, कहीं आप उनको एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, उनको रोल। फिर दूसरा जो उसका पार्ट है कि उनके जरिए उस जाति के लोगों का उनको रीच आउट करना अपने आप को। जो आपका सवाल था क्या ये सफल हो पाएगा, मेरा जवाब है कि ये डिपेंड करता है कि जो लोग कमेटी में बैठे हैं उनकी पहचान क्या है, उनका क्रेडेंशियल्स क्या है, उनका वजूद क्या है और उनकी स्वीकारता क्या है उनके समाज के अंदर। और क्यों समाज का ठप्पा लगा हुआ, नाम लगा हुआ है, उसका मांस उनका मांस बेस नहीं है या उनकी पहचान नहीं है, क्यों नाम के लिए आ गए हैं, नाम के लिए जाने जाते हैं, तो उनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन कोई ऐसा कद्दावर आदमी है जो नीचे से ऊपर बढ़ा है, उसने पहचान बनाई है, समाज के लिए, अपने समाज के लिए कुछ काम किया है, उसकी बात का असर होता है, फिर उसका फायदा पार्टी को मिलता है। तो ऐसे लोगों को तो मान ही सकते हैं ना हम समाज की तरफ से। यदि बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो घर बैठे रहे 4.5 साल तक, आपने पूछा नहीं, उनको आपने कमेटी में ले लिया, इसीलिए तो लाया गया, इसलिए उनको लाया गया है। तो शर्मा जी कमेटी तो कांग्रेस भी बना रही है, क्या इससे जो हाशिए पर चले गए थे नेता अरुण यादव, अजय सिंह, तमाम नाम है, वो क्या नाराजगी उनकी दूर हो जाएगी, या वो भी जतन ऐसा ही है सिर्फ कि कमेटी में आपको बना दिया, संतुष्ट हो जाइए? अभी नहीं ब्रजेश जी, दो बातें बड़ी अलग अलग हैं। रंजन जी जो बात कही वो अपनी जगह सही है, लेकिन दो बातें बड़ी अलग अलग हैं। और वो एक तो ये है कि आपने जिन दो नाम लिया है कांग्रेस के बड़े नेताओं का, अरुण यादव जी का और अपने राहुल भैया जी का, जो ये नाम लिया है ये आज भी रिलीवेंट हैं, आज भी प्रासंगिक हैं वो। लेकिन जो आदमी आज भाजपा में, कांग्रेस में जो आज प्रासंगिक नहीं है, जिनके कहने पर ये बात सही है कि जनता में उनका प्रभाव हो सकता है, लेकिन सांगठनिक दृष्टि से और राजनीतिक सक्रियता की दृष्टि से जिन्हें प्रासंगिक मानने की बजाय आने वाले लोगों को वो उत्तरदायित्व दे दिया गया है, उन्हें इस प्रकार की जिद नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे को तो सामने रखो ही रखो। ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 4 चुनाव लड़े, 3 हारे, 1 जीत गए, उसके बाद उनके दिमाग में ये रहे कि नहीं भाई मेरे को तो अगली भी टिकट दो, ये दो। अब हो गई। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, आपके चैनल पर भी मैंने 2-4 बार दिया है। हमने 10 बरस सचिन तेंदुलकर जी को ज्यादा खिलाया, वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, भगवान है क्रिकेट के, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन आज मुझे ये बताइए कि जब भारत की टीम उतरती है तो क्या सचिन तेंदुलकर याद आते हैं क्या? बिल्कुल। क्योंकि जो नए लड़के हैं वो नई तकनीक के आधार पर नए तरीके से फिर खेलने के लिए आ जाते हैं। तो राजनीति में भी ठीक ऐसा ही है। और मैं एक बात और कहता हूं, मेरे ख्याल से सब लोग इससे सहमत होंगे, जिस राजनीतिक पार्टी ने अपने वरिष्ठ और सीनियर नेता के आगे डग बढ़ा करके काम करना चालू कर दिया, वो आगे निकल गई। आज सोनिया जी को कोई आगे डग बढ़ा करके आना ही नहीं चाहता, गांधी परिवार से डग बढ़ा करके कोई आगे निकलना ही नहीं चाहता, और इधर जो है आडवाणी जी को डग बढ़ के आगे निकल गए, तो आज भाजपा की स्थिति में परिवर्तन देख लीजिए आप।
और दूसरा मैं आपको संकेत देता हूं, आप राजनीतिक रूप से समझिए कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सोनिया जी कांग्रेस के अध्यक्ष रही, आज जिस तरह से खड़गे जी काम कर रहे हैं और उनके बारे में आम धारणा बन रही है, और ये राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी दल हैं, आपने देखा कोई राहुल गांधी के दरवाजे पर जा रहा हो, आपने देखा कोई सोनिया गांधी के दरवाजे पर जा रहा हो, सब खड़गे जी से बात कर रहे हैं। तो ये एक जो राजनीतिक संदेश जा रहा है कि नहीं यार, इनके अलावा भी काम अच्छा कर सकते हैं, ये भाजपा के उन नेताओं को भी मानना चाहिए जो नाराजगी की बातें करते हैं। आपके दौर में आप पहाड़ तोड़ नहीं पाए और अब आप पहाड़ तोड़ दोगे जब नई पीढ़ी आ गई। तो ये आज मुझे 65 बरस में, 60 बरस में, 70 बरस की उम्र में, तो नए लोगों को तो मौका देना चाहिए। देखिए, मैं माफी चाहता हूं शर्मा जी, समय नहीं है, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने कमेटियां तो बना दी हैं, नाराज लोगों को साधने के लिए, नाराजगी दूर करने के लिए कमेटी बनी है, स्कैनिंग के लिए भी कमेटी बनी है कि नए लोग आएंगे कहीं वो गलत लोग ना आ जाएं, जो विचारधारा से मेल खाते हों, पार्टी के अनुरूप हों, ऐसे लोग आएँ, आपराधिक गतिविधि के लोग ना आए, दूसरे दलों में यहाँ की गुप्तचरी करने के लिए ना आए। लेकिन अभी कितनी सफल होती है उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो कमेटी बनी है, इसका काम करना अभी शुरू होगा और काम करने के बाद इसके परिणाम क्या आते हैं। लेकिन एक चिंता की बात भी है, जो शर्मा जी ने भी इशारा किया है और रंजन जी ने भी, कि जो पहले से आ गए हैं, जिस तरह से एक गुप्तचर के रूप में काम कर रहे हैं, पार्टी की जो रणनीति है वो दूसरे दल में पहुंचा रहे हैं, उनको लेकर भी पार्टी को विचार करना होगा, तब कहीं जाकर सही से सफलता मिल पाएगी 2023 में। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।